नमस्कार। शिरीष खरे 2 दशक से वंचित समुदायों के पक्ष में लेखन कर रहे हैं। देश के 14 राज्यों के अंदरूनी भागों की यात्राएं इन्होंने की है। राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में रहते हुए 1000 से अधिक रिपोर्ट तैयार किए हैं। 400 से अधिक गांवों के बारे में दस्तावेज लेखन किया है। ग्रामीण भारत पर उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2013 में भारतीय प्रेस परिषद सम्मान इन्हें प्रदान किया गया है। वर्ष 2009, 2013, 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड शिरीष खरे जी को दिया गया है। सुप्रसिद्ध कथाकार रणेंद्र जी इनके संबंध में लिखते हैं कि एक देश 12 दुनिया जैसी चर्चित पुस्तक के लेखक शिरीष खरे की नदी सिंदूरी आत्मीय संस्मरणों का इंद्रधनुषी वितान हमारे सामने खड़ा करती है, जिनमें पात्रों और उनके परिवेश का जीवंत चित्रण हमारी पुतलियों के पर्दे पर चलचित्र सा गतिमान हो उठता है। नर्मदा की सहायक नदी सिंदूरी के किनारे का गांव मदनपुर के पात्रों की मानवीयता और विद्रूपता, जड़ता और गतिशीलता रचनाकार के सहज स्वाभाविक कहन के साथ स्वतः कथाओं में ढलती चली गई है। मदनपुर सन 1842 और 1857 के गोंड राजा ढेलन शाह के विद्रोह के कारण इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन नदी सिंदूरी की कहानी अब दर्ज हुई है। ये संस्मरण कथाएं सिंदूरी नदी के बीच फेंके गए पत्थर के कारण नदी के शांत जल की तरंगों जैसी हैं। नदी सिंदूरी से गुजरते हुए महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं और आचार्य शिव पूजन सहाय की देहाती दुनिया बहुत याद आती है। एक देश 12 दुनिया और नदी सिंदूरी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें कल्पना नाम मात्र को नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ यथार्थ। इसकी जीवंतता, गतिमानता पाठक को बांध लेती है। पाठक इसके प्रवाह में बंधकर खुद ब खुद विषय से जुड़ जाते हैं। वास्तव में रेखाचित्र की शैली में प्रभाव उत्पादक ढंग से लिखे जाने में रिपोर्टाज की सार्थकता है। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर रिपोर्टाज लिखा जा सकता है, लेकिन कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करते हैं, उससे इस कृति का वैभव बढ़ गया है। शिरीष खरे जी की यह दोनों पुस्तकें हमारे सामने एक ऐसे भारत को लेकर आती हैं जो हमारे सरोकारों से ही लगभग विलुप्त प्राय हो गई हैं। नदी सिंदूरी पुस्तक के समर्पण ने हृदय में एक दर्द सा उत्पन्न कर दिया। सिंदूरी मध्य भारत की एक बड़ी नदी नर्मदा की सहायक नदी है। सिंदूरी नदी के गोद में आकार लेते मदनपुर जैसे एक गांव की उपस्थिति को परिधि में लाने की कोशिश लेखक शिरीष जी ने किया है। मदनपुर गांव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर सिंदूरी नदी पर बसा हुआ एक सुंदर गांव है और उस गांव से बुनी गई वास्तविक कहानियां इस पुस्तक में है। कहानियों में आपको सिंदूरी नदी का बहाव स्पष्ट दिखेगा और नदी के बहाव के साथ दिखेगा एक खूबसूरत गांव मदनपुर। 90 के दशक के आसपास की बुनी हुई कहानियां, जिनमें राजीव गांधी की हत्या, पिछड़े वर्ग से जुड़े मुद्दे और गठबंधन की राजनीति के उदय को लेकर के आप बहुत कुछ इसमें बुना हुआ देख सकते हैं। अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस भी देख सकते हैं और सांप्रदायिक दंगों का वो अंश भी महसूस कर सकते हैं।
जो लेखक ने बेहद बारीकी से बुना है। लेखक ने नदी सिंदूरी के मदनपुर गांव से जो पात्र लिए हैं उनमें कुछ के नाम और पात्र वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि वास्तविक तौर पर वे वहाँ मौजूद हैं। यह बात कहानी को जीवंत बनाती है और यह जीवंतता कहानी की रोचकता को भी बढ़ा देती है। नदी सिंदूरी में नर्तकी, चोर, ठग, साधु, प्रगतिशील पुजारी, आदर्शवादी मास्टर साहब, विद्रोही दलित युवक, उदारवादी बस मालकिन, उज्जड़ बस कंडक्टर, सैलून वाला, टेलर, सामंती, पिछड़े वर्ग का नेता, नदी की बाढ़ में बहा किसान और उसकी पत्नी, ये सब के सब इस पुस्तक को चार चांद लगाते हैं। पूरे गांव का संपूर्णता में चित्रण किया है लेखक ने। एक देश 12 दुनिया पुस्तक की प्रस्तावना में लेखक ने लिखा था, अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यह सोचकर अच्छा लगता है कि साल दर साल इन 12 तरह की दुनियाओं को नापने के लिए मैं राजमार्गों को छोड़ धूल धक्कड़ में कई हजार किलोमीटर पगडंडियों पर यात्रा करने के बाद पहुंचा। एक देश 12 दुनिया सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये भारत के वंचितों और मुख्य धारा से अलग कर दिए गए लोगों की वो आवाज़ है जिसे हमेशा से दबाने की कोशिश की जाती रही है। भारत का संविधान जिन न्याय, समता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की बात करता है, उन मूल्यों को धरातल पर ढूंढने निकले तो हमें सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगता। हमारी सरकारों द्वारा की गई विकास की घोषणाएं बस घोषणाओं तक ही सीमित रह गई हैं। बनावटी आंकड़ों के जाल में जनमानस को उलझाकर विकास के बेसुरे राग अलापने वाले मुख्यधारा के मीडिया से मीलों दूर और शासन सत्ता के लिए महज वोट बनकर रह गए वंचित शोषितों के किस्सों के माध्यम से हाशिए की खुरदरी जमीन पर बसने वाली एक बहुत बड़ी आबादी के संघर्षों और तकलीफ़ों की पड़ताल है शिरीष खरे की किताब एक देश 12 दुनिया। यह किताब एक कड़वी सच्चाई जिसको या तो हम देखना नहीं चाहते या साजिशन हमें दिखाया नहीं जाता को इतनी संजीदगी से प्रस्तुत करती है कि हम मुक्त हों या हताश समझ नहीं पाते। हमारा देश भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि देश के कई हिस्से विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे छूट गए हैं। वंचित जनों की ज़िंदगी की असली कहानी एक अलग ही भारत को पेश करती है। उस भारत को जिस भारत के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं, जो शायद कभी उधर से गुजर जाए। यह वह दुनिया है जो शासकीय कारणों से लंबे समय से सताया हुआ है, राजनीतिक कारणों से हाशिए पर छुटा हुआ है, लेकिन फिर भी आँखों में एक उम्मीद है कि कभी तो जीवन बदलेगा। शिरीष खरे ने भारत के उसी विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हिस्से की असल तस्वीर को दिखलाया है। आमतौर पर जिस भारत की बात हम करते हैं वह बुलेट ट्रेन पर चलता है, हवाई जहाज़ पर चलता है, मंगलयान की बात करता है, लेकिन हम उस भारत की बात नहीं करते जो भारत गाँव में बसता है। वह हमारा असली भारत है, वही हमारे देश को संपूर्ण बनाता है। एक देश 12 दुनिया पुस्तक में दर्ज रिपोर्ट रचने के पीछे यात्राओं का सहारा है। किताब में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे भारत के महत्वपूर्ण राज्यों की यात्राओं का लेखक का अनुभव है, जिसे उन्होंने अपनी पत्रकारिता के जरिए जुटाया। 12 में से 7 कहानियाँ महाराष्ट्र की हैं। भारत देश में छिपी कई दुनिया, जो गरीब, बेसहारा, अदृश्य लोगों की दुनिया, जो भूख, बीमारी, लाचारी और अशिक्षा के शिकार हैं, इनकी कहानियों को परख कर लेखक ने बयान किया है। 12 में से 7 कहानियाँ महाराष्ट्र की हैं। भारत देश में छिपी कई दुनिया, जो गरीब, बेसहारा, अदृश्य लोगों की दुनिया, जो भूख, बीमारी, लाचारी और अशिक्षा के शिकार हैं, इनकी कहानियों को परख कर लेखक ने बयान किया है।
प्रस्तावना में श्री खरे लिखते हैं, हर जगह मेरी कोशिश रही है कि समकालीन भारत की बेचैनी और विकट परिस्थितियों को सामूहिक चेतना का हिस्सा बना सकूं। हर एक दुनिया के अधिक से अधिक भीतर घुस सकूं और वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संकटों की परतों को खोल सकूं। 12 उपशीर्षक हैं जिसके तहत वह कल मर गया। पिंजरे नुमा कोठरियों में जिंदगी, अपने देश के परदेसी, कोई सितारा नहीं चमकता, गन्नों के खेतों में चिन्नी कड़वी, सूरज को तोड़ने जाना है, मीराबेन को नींद नहीं आती, वे तुम्हारी नदी को मैदान बना जाएंगे, सुबह होने में देर है, दंडकारण्य यूं ही लाल नहीं है, खंडहरों में एक गाइड की तलाश, धान के कटोरे में राहत का धोखा है। जिसके तहत आपको भारत के भीतर कई और भारत दिखते हैं। एक कहानी विस्थापितों की है, एक कहानी कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया में रह रही वैश्या की है, एक कहानी दबंगों के द्वारा बलात्कार के बाद कानूनी लड़ाई लड़ती दलित लड़की की है। सबसे बड़ी बात है कि यह सभी सत्य घटनाएं हैं। इनका वर्णन इतना ज़्यादा मार्मिक है कि पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेखक ने भले ही कुछ राज्यों तक ही अपने आप को समेट रखा, लेकिन उसमें इतनी सच्चाई है कि वह पूरे भारत का सच नज़र आता है। हाशिए पर मौजूद लोगों की कहानी मात्र इतनी है कि वो 2 जून की रोटी की जुगत में अपना पूरा जीवन लगाए हैं। सरकार के विकास के दावे उन तक कभी पहुँचे ही नहीं, अगर पहुँचे भी तो उनके लिए अभिशाप बन गए। किसी को विकास के नाम पर उनकी अपनी ज़मीन से हटा दिया गया, तो कहीं भूख से तड़पते बच्चों ने दम तोड़ दिया, कहीं महिलाओं को अपना जिस्म बेचकर अपना पेट पालना पड़ा, तो कहीं किसानों ने बेहिसाब कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के मेलघाट में भूख से मरते बच्चे हों या कमाठीपुरा में जिस्म बेचती महिलाएं, गन्ने के खेतों में खपते दंपति हो या घुमंतु जनजाति का दर्द, सूखती नर्मदा हो या राजस्थान में न्याय के लिए संघर्ष की लड़ाई करते लोग, दंडकारण्य का लाल रंग हो या राहत की मांग करते किसान, विकास इनके लिए एक सरकारी नारा मात्र है। गंभीर सामाजिक मुद्दों को उठाती यह 2 पुस्तकें, नदी सिंदूरी और एक देश 12 दुनिया, मानवीय संवेदनाएं पैदा करती हैं और असली भारत जो आज हाशिए पर पड़ा हुआ है से जुड़ाव पैदा कराती हैं। आज जब भारत तेज गति से विकास का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहा है, तभी उसके भीतर असमानता से भरी एक दुनिया भी है जो उसके ठीक पीछे खड़ी है। इस दुनिया को हमें असमानता और पीड़ा की तकलीफ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तभी हाशिए पर मौजूद इस भारत की तस्वीर बदली नजर आएगी। एक देश 12 दुनिया के माध्यम से जहां नर्मदा नदी की दुर्दशा व रेत खनन सामने आता है, तो वहीं महाराष्ट्र के मेलघाट से शोकाकुल यात्रा का विवरण पढ़ने को मिलता है। कई ग्रामीण अंचलों की तस्वीरें यह भयावह सच उजागर करती हैं कि लोगों के पास राशन और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र भी नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। दंडकारण्य में जेमिनी बाई जमीन के छोटे टुकड़े के लिए तरस रही है। ग्रामीणों की समस्याओं के साथ साथ पर्यावरण भी एक मुद्दा बनकर उभरता है। देश में उपेक्षित और तिरस्कृत प्राकृतिक संसाधन तथा लोग जैसे नदी, पर्यावरण, ग्रामीण, किसान, आदिवासी, दलित, महिला, घुमंतु, वैश्याओं की त्रासदी का वर्णन पुस्तक में है। नर्मदा की जिस कोख में थर्मल पावर प्लांट बन रहे हैं, पल रहे हैं, वहाँ के निवासियों को भी अब विकास की परिभाषा समझ आने लगी है। विकास से असहमत नजर आने लगे हैं, वे विकास के नए नवेले पीड़ित हैं।
प्रेमचंद के गोदान से लेकर कई नवीनतम रचनाओं तक हिंदी साहित्य की यात्रा अन्नदाता की दयनीयता को बयान करते नजर आते हैं। कई दशकों के इस समय में खेतीबाड़ी शहरी सभ्यता के गर्त में जा रही है। भूमि सुधार बहुत पहले संपन्न मान लिया गया है। भूमि अधिग्रहण का मुंह दिन ब दिन फैलता जा रहा है। नदी सिंदूरी में एक कहानी है, कल्लो तुम बिक गई। यह कहानी पशुओं के प्रति ग्रामीणों के अगाध प्रेम को बताती है। यह सच भी है कि पालतू पशुओं से प्रेम साहचर्य से निर्मित होता है और धीरे धीरे यह प्रेम इतना सघन हो जाता है कि वह पालतू पशु हमें अपना पारिवारिक सदस्य लगने लगता है। प्रेम का ऐसा भाव और दृश्य जो अंदर तक हिला जाता है। नदी सिंदूरी की कहानी खूंटा की लुगाई भी बह गई इतनी सुंदर तरीके से लिखी गई है कि पढ़ने के बाद रूह तक झकझोर जाती है। पीपर पानी वाली अपने पति के आने की आस में पागल हो गई। विरह वेदना सहकर अपने आप को पागल कर लिया उसने। पीपर पानी वाली का अपने पति के प्रति प्रेम पाठकों की आंखों को नम कर देता है। सुंदर मदनपुर गांव और वहां कल कल बहती सिंदूरी नदी, इसको पढ़कर देखकर मदनपुर बेहद खूबसूरत लगता है। हाशिए पर छूट चुकी छोटी नदियों के किनारे बसे ग्रामीण जीवन और संस्कृति को साहित्य की मुख्य धारा में लाने का सराहनीय प्रयास शिरीष खरे ने किया है। यह पुस्तक नदी सिंदूरी इस प्रयास में एक भागीरथ प्रयास की तरह है। राजधानी से 200 किलोमीटर दूर एक गोंड आदिवासी बहुल गांव में आपस में घुले मिले लोग हैं। गांव का नाम मदनपुर है जो सिंदूरी नदी के किनारे बसा है। वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, आचार विचार में यह घुलाव मिलाव दिखता है। शहरी कोलाहल से दूर नदी किनारे बसे इस गांव की जीवंतता और विभिन्नता की अभिलाक्षणिकता इतनी खूबसूरत है कि आप इसमें रच बस से जाते हैं। यह रचाव तभी आ सकता है जब आप उस गांव को अपना समझ सकें, और यह अपना समझने की जो अनुभूति है वही इसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करती है। बहुत सारी बातें हैं जो यह पुस्तक स्पष्ट करती है। हर गांव और शहर का अपना अपना यथार्थ होता है। गांव का आदमी शहर में अजनबी होता है और शहर का आदमी गांव में। ग्रामीण सहजता इस पुस्तक का केंद्रीय भाव है जो इसकी खूबसूरती में आद्यंत प्रवाहित है। जिस तरह सिंदूरी नदी प्रवाहित है वैसे ही इस मदनपुर गांव का सौंदर्य भी। हम अवधेश का शुक्रिया अदा करते हैं। कल्लो तुम बिक गई, रामदई हमने टीवी नहीं देखा, जब कछु नहीं तो चोरी ही सही, धन्ना तो बाकी राधा संगे गोल हो गयो। इन सबको पढ़ते हुए लगता है कि लेखक सजग कथाकार हैं। यह नदी सिंदूरी के लेखक की जीवन यात्रा की तरह यह पुस्तक है। सात खून माफ है और डरियो तो डरियो मनो अब मत डरियो ग्रामीण रहन सहन व्यवहार के किस्सों से भरपूर है। लेखक ने अपने बस के साथियों के दिलचस्प किस्सों को भी बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया है, जिसको पढ़कर पाठकों को बहुत आनंद आता है। बड़ों का लिहाज और शील ग्रामीण संस्कृति के आभूषण रहे हैं, लेकिन अब इनका जो रंग फीका पड़ने लगा है, इसे भी पुस्तक में स्थान दिया गया है। मदनपुर और सिंदूरी नदी जो गांव के रूप में सामने आता है, लेकिन बहुलांश इसका ऐसा है जो एक तरह से भारत का प्रतिनिधि बन जाता है। पुस्तक की हर कहानी में सिंदूरी नदी एक सशक्त पात्र बनकर उभरी है। यह एक छोटी नदी का जो वर्णन है वो बड़ी नदियों के प्रति एक विद्रोह की तरह उभरा है। वे दो पत्थर आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया बचपन का एक प्रसंग है जिसके केंद्र में है प्रेम।
स्वयं लेखक का अनाम प्रेमिका से प्रेम और गांव की नदी से प्रेम। लेखक ने हाशिए पर छूट चुकी छोटी नदियों के किनारे बसे ग्रामीण जीवन और संस्कृति को साहित्य की मुख्यधारा में लाने का सराहनीय प्रयास किया है। नदी सिंदूरी एक खूबसूरत पुस्तक के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। यह दोनों पुस्तकें, एक देश बारह दुनिया और नदी सिंदूरी, हर भारतीय को अवश्य पढ़नी चाहिए ताकि वह उस भारत से रूबरू हो सके जिसकी बात कोई करना नहीं चाहता। देश का वह सच जो दिखाया नहीं जाता, इन दोनों पुस्तकों में आपको असली भारत की तस्वीर दिखेगी। वह भारत जो यह चाहता है कि आज़ादी की रोशनी उस तक भी पहुँचे और संभव हो तो हाशिए के उस समाज के लिए, उस दुनिया के लिए हमें अवश्य कुछ करना चाहिए जो आज भी उस सौंदर्य के लिए तरस रहा है जो उसका होकर भी उसका नहीं है। धन्यवाद।